नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक हिजाब विवाद पर बड़ी खबर। हिजाब विवाद पर दोनों जजों की राय अब अलग अलग। जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ खारिज की अपील और जस्टिस दुलिया बोले यह चॉइस का मामला। इस फैसले के साथ लंबी हुई हिजाब की लड़ाई और अब 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। फिर से सिरे से होगी हिजाब पर सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी बेंच में अलग अलग राय रखी है जजों ने। अब जज भी अलग होंगे। सीजीआई तय करेंगे कि कौन सी बेंच कब सुनवाई करेगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है। जानकारी हिजाब विवाद पर दोनों जजों की राय अब अलग अलग है और जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अपील खारिज की। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की जस्टिस धूलिया बोले यह चॉइस का मामला और अब 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, फिर से नए सिरे से हिजाब पर सुनवाई होगी और हिजाब विवाद पर दोनों जजों की राय अब अलग अलग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अपील खारिज की है और जस्टिस धूलिया बोले यह चॉइस का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की अब 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फिर से नए सिरे से होगी हिजाब पर सुनवाई। बड़ी जानकारी। कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। हालांकि बेंच में शामिल दोनों जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग अलग फैसला सुनाया। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन याचिकाओं पर आया जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हिजाब पर फैसला, सुप्रीम कोर्ट पर नजर, कर्नाटक अलर्ट पर और ओवैसी को जवाब मिलेगा। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज हिजाब पर फैसला आना था और ऐसे में दोनों जजों की अलग अलग राय बनी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर अब नजर है। इसके साथ ही कर्नाटक अलर्ट मोड पर हो गया है क्योंकि जिस तरीके से फैसला सामने है उसके बाद से आंदोलन की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई, जिसके वजह से कर्नाटक को अलर्ट मोड पर किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर कर्नाटक अलर्ट मोड पर छोड़ दिया गया है। आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है। कोर्ट ने इस मैटर को अब आगे के लिए रेफर कर दिया है। वो उसके अंदर अब लार्जर बेंच के लिए रेफर करने के लिए उन्होंने आगे भेज दिया है इसको, बिकॉज ये एक स्प्लिट जजमेंट है तो आगे एक डिफरेंट बेंच अब आगे से सुनेगी। वही कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। अब बड़ी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले को लेकर इंडिया न्यूज के सीनियर रिपोर्टर आशीष सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील से खास बातचीत की। अनसॉल्व होगा आज वो इशू, पर्टिकुलरली उसी का रेफरेंस बना के उसको लार्जर बेंच को चीफ जस्टिस को। अश्विनी जी, आपने पूरे 10 दिनों की सुनवाई को देखा, जो 10 दिनों तक लंबी सुनवाई चली है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है, जो लड़कियां यहां पर सुप्रीम कोर्ट में आई, उन्होंने कहा कि हिजाब जो है वो इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है। हालांकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को कहा था कि हिजाब जो है वो इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा नहीं है। इसी को लेकर वो बार बार ये कह रहे थे कि क्यों ना मैटर को लार्जर बेंच में ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इस मैटर को भेजा जाए। हालांकि उस समय कोर्ट ने इनकार कर दिया था 5 जजेस भेजने को लेकर। क्या इस बात की भी संभावना है कि इसे 5 जजेस बेंच में रेफर किया जा सकता है? देखिए, सबरीमाला इशू ऑलरेडी पेंडिंग है। सबरीमाला को रिव्यू में क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करके और उसको भेजा, तो अगर ऐसा होता है कि आज दोनों जजेस की कॉन्करेंट फाइंडिंग नहीं हो पाती है किसी भी मुद्दे पर, तो निश्चित तौर पर यह मामला, सबरीमाला तो 9 जजेस बेंच के पास है, ये 5 जजेस बेंच के पास जाएगा या डायरेक्ट वहीं पे? देखिए, लार्जर अगर मान लीजिए कि अगर आज के जजमेंट में ये होता है कि लार्जर बेंच से जो कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ लॉ रेफरेंस फ्रेम करते हैं और लार्जर बेंच से अगर वो
जाता है तो 3 जजेस बेंच को रेफर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम होता है जो ऑलरेडी मैटर्स पेंडिंग है, उनके साथ अगर रिलेट करते हैं तो निश्चित तौर पर जो मैटर्स पेंडिंग है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस हिसाब से उसको डिसाइड करेंगे। कर्नाटक सरकार ने भी सुनवाई के दौरान इस बात का जिक्र किया था और ये कहा था कि जो आर्टिकल 25 है वो एब्सोल्यूट नहीं है, और हमने जो आदेश जारी किया है, कर्नाटक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो आदेश जारी किया था, वो आदेश इसीलिए जारी किया गया था कि सभी जो बच्चे हो वो एक समान हो, क्योंकि एक समान शिक्षा की भी बात होती है। अगर कल को कोई भी अगर हिजाब पहन के कोई लड़कियां आती हैं तो कल को कोई भगवा गमछा भी पहन कर आ सकता है। और इसीलिए इसका बेसिक जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वहां पर कर्नाटक एजुकेशन एक्ट जो है, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट में खास तौर से 12वीं कक्षा तक के लिए यूनिफॉर्म को प्रिस्क्राइब करने का पूरा राइट है। और अगर आप केरला हाईकोर्ट की भी जजमेंट देखें इस मामले में, और भी तमाम जो दृष्टांत है उनको देखें, जो आनंद मार्ग वाला केस है उन सबको देखें, उसमें साफ तौर पर आशीष भाई एक बात आई है कि आपका अपनी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने का या अपनी प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने का राइट है, लेकिन सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑर्डर, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू मोरालिटी और लॉ फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट अथॉरिटीज। और वो आर्टिकल 25 की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, राइट टू प्रोपोगेट और राइट टू लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, वो दोनों में एक डिस्टिंग्विश है। तो कोई भी फंडामेंटल राइट ऑब्सोल्यूट नहीं है, उस फंडामेंटल राइट को सरकार को रेगुलेट करने का पूरा राइट है। लेकिन एक लाइन में अगर इस पूरी बात को कहा जाए तो कोर्ट ये तय करेगा कि हिजाब बड़ा है या किताब, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। निश्चित तौर पर किताब बड़ा है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी उसकी बात करता है। तो हिजाब से बड़ा किताब है, और 17,000 बालिकाओं ने जो किताब को सर्वोपरि ना मानते हिजाब को रखा, मैं समझता हूँ कोर्ट ने उसको भी संजीदगी से लिया। आर्ग्यूमेंट के समय पर अगर आप देखें, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि वो लाहौर हाईकोर्ट के एक जज को जानते हैं, उनके यहाँ विजिट करते थे, और भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं, उनके यहाँ भी हिजाब जो है अंदरूनी हिस्सा नहीं है। तो कुल मिलाकर आर्ग्यूमेंट के समय भी बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली पता चल गई थी, लेकिन अभी थोड़ी देर में। लेकिन आप आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, कर्नाटक सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए थे, उन्होंने बड़ी अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया में जिस तरह से हिजाब का विरोध हो रहा है, उन्होंने ईरान का जिक्र किया था कि ईरान में हिजाब को जलाया जा रहा है, लेकिन हमारा जो मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, वहां पर हिजाब पहनने की मांग की जा रही है, और इसके पीछे पूरी एक साजिश को रचा गया था। पीएफआई ने बाकायदा इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक एजेंडा चलाया, जिसके बाद ये जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहन के स्कूल आने लगी। जी बिल्कुल, देखिए उस समय जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, जिसको बैन किया है गवर्नमेंट ने, पीएफआई के जितने भी उनके जो सहयोगी संगठन मान करके, तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों के तमाम बयान आ रहे थे, टीवी मीडिया बाइट दे रहे थे, वो टीवी डिबेट्स में बैठ रहे थे, तो वो रेगुलेट कर रहे थे पीछे से। और वो जो है वो मुद्दा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो अपना डॉकेट बनाया, जो गैजेट नोटिफिकेशन बनाया पीएफआई को बैन करते हुए, उसको लिया। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे जो रेडिकल्स या जो लोग चाहते नहीं थे देश में शांति बनी रहे, या देश में जो विविधताओं में एकता की बात है वो बनी रहे, उन लोगों ने उनको बच्चों को आगे बढ़ाया, और इसीलिए वो बच्चे जानबूझ करके स्कूल में जो है यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब होने के बाद भी रिलीजियस अटायर पहन के जाते थे, और तमाम वहां पर विरोध हुआ। लेकिन जो याचिका करता है, 23 याचिकाएं इस पूरे मामले में दाखिल की गई हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनको बता दें, कुल 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं जो कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि अगर हिजाब अलाउ नहीं किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट हिजाब को अलाउ नहीं करता है, तो कई ऐसी मुस्लिम बच्चियां होंगी जो स्कूल जाने से महरूम हो जाएंगी, फिर उन्हें मदरसे का रुख करना होगा। देखिए, दो बातें बड़ी क्लियर हैं कि मदरसे में हिजाब पहनना ये उनका इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकता है, लेकिन सेक्युलर प्लेस पर हिजाब पहनना ये उनका प्रैक्टिस का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्युलर प्लेस पर सेक्युलर जो ड्रेस, जो प्रिस्क्राइब ड्रेस है अथॉरिटी की, वही पहनना राइट है, और यही लॉ है और यही कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम स्कूलों में बच्चों को एक साथ बिठाते तो उनके बीच में एक सेंस ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, उनको बजाय बांटने के, डाइवर्सिटी के, यूनाइट करके, और कहते हैं कि एलिजियंस कॉन्स्टिट्यूशन का, अनेकता में एकता की बात करते हैं। लेकिन वहां पर अगर रिलीजियस अटायर पहने तो शुरू से ही उनके बीच में भेदभाव पैदा होता है। अच्छा, दूसरा, जब यहाँ पर ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑर्डर है, स्टेट गवर्नमेंट को पूरा पावर है यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करने का, ऐसी परिस्थितियों में वो उनको हिजाब पहनने के लिए प्रेरित करना या रेडिकल्स के द्वारा ब्रेन वॉश करना, मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी, मोरली भी और वहां के लॉ के मुताबिक भी गलत है। तीसरा, एक सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें कि हमारा राइट अगर हमें रिलीजियस ड्रेस पहनने का, तो हमारे रिलीजियस प्लेस पर है, हमारा राइट रिलीजियस ड्रेस को पहनने का सेक्युलर प्लेस पर आशीष भाई नहीं है, और स्कूल एक सेक्युलर प्लेस है कि गवर्नमेंट उसको चलाती है। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, चूंकि आपको कोर्ट में भी जाना है, ऐसे मामलों में जब ये कहा जाता है कि हमारा ये राइट है, आर्टिकल 25 के तहत हमें हिजाब पहन के जाने दिया जाए, खासकर पब्लिक प्लेसेस में, जिसका आप जिक्र बार बार कर रहे थे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के क्या इससे पहले भी कुछ फैसले रहे हैं? इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में भी आए होंगे या फिर कर्नाटक किसी दूसरे हाई कोर्ट में आए होंगे जो आपके जहन में?
जी बिल्कुल, देखिए आनंद मार्ग का केस तो सुप्रीम कोर्ट में ही आया। आनंद मार्ग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि आपको अपना शिव तांडव जो परफॉर्म करना है वो आपका राइट है, लेकिन आप ऐसी प्लेस पर परफॉर्म करेंगे जो रिलीजियस प्लेस, सेक्युलर प्लेस पर, सड़क के ऊपर वो आप सड़क नहीं पे, हाँ मुझे ध्यान में है कि वो सड़क पे शिव तांडव करने की मांग कर रहे थे, जिसको कोर्ट ने डिनाई कर दिया। दूसरा केरला हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, केरला हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा कि आपको अगर अपना यूनिफॉर्म, आप जो प्रिस्क्राइब ड्रेस है वो ना पहन के यूनिफॉर्म पहने 2 घंटे पहले, आप सीबीएसई के बच्चों का, ताकि 2 घंटे पहले आना पड़ेगा। सीबीएसई सर्कुलर को क्वेश्चन नहीं किया था वहां पर। तीसरा एक मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट थी आशीष भाई, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, जब उन्होंने कहा कि हम जो इलेक्शन आई कार्ड लेकर जाते हैं उस पर हमारा जो ड्रेस होगा वो हिजाब के साथ, तो कोर्ट ने कहा नहीं, हिजाब पहनना आपका राइट है, लेकिन इलेक्शन आई कार्ड पर आपकी फोटो बिना उसके ही लगेगी। तो ये तमाम जजमेंट्स हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की भी जजमेंट है। उसके अलावा रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए कि क्या ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आएगा, जैसे सिखों के मामले में है, वैसा उसमें अभी तक इनकलकेट नहीं किया है। और यही कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसको रेगुलेट करने का, ड्रेस को वो रेगुलेट कर सकता है कि नहीं, खासतौर से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें गवर्नमेंट फंडिंग होती है। चलिए धन्यवाद। वही इस फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अपनी राय व्यक्त की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। बच्चियों को अपने सर को कवर करने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर बच्ची एक कोई मॉडेस्टली ड्रेसअप हो करके स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या इतराज हो सकता है। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो अपीलें हैं उनको सिरे से खारिज करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की अगर पेंडेंसी हम देखें तो वो बहुत ज्यादा है। कोर्ट को कहना चाहिए सरकार को साफ तौर से कि ऐसे लोग जो इस उनको कोई ना कोई पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बर्डन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम है। 3.5 करोड़ मामले पेंडिंग हैं, तो हम उनको देखें या इनको देखें। और वो इतने महत्वपूर्ण मामलात हैं, दहशतगर्दी में, आतंकवाद में जो लोग पकड़े हुए हैं, जिनको 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल हो गए हैं, और वो फिर 30 साल के बाद बाइज्जत बरी होते हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो इस पेंडेंसी की वजह से है।